गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अर्थशास्त्र विषय में कल हमने अध्ययन किया था करारोपण के सिद्धांतों के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे कर भार वितरण लाभ तथा कर देय योग्यता दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न करारोपण के सिद्धांतों का। तो जैसा कि कर सरकार द्वारा बिना किसी वादे के क्या है, एक अनिवार्य वसूली है। तो करारोपण में इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि करों का वितरण कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, ताकि जनता में रोष और आक्रोश से जनतांत्रिक शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न न हो और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न न हो। तो इसीलिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से कर भार का न्यायोचित वितरण आवश्यक है। कर का भार उन व्यक्तियों पर पड़ना न्याय संगत है जो उन्हें सहन करने में समर्थ हो। करारोपण में कर भार वितरण की मुख्य समस्या कर देय योग्यता का सही माप करने की है, तभी करों को न्याय संगत बनाया जा सकता है। तो कर भार वितरण को न्यायोचित बनाने के लिए समय और परिस्थितियों के अनुसार विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें से हम कुछ सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जिनमें फर्स्ट है वित्तीय सिद्धांत। प्राचीन अर्थशास्त्री करारोपण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी खजाने के लिए पर्याप्त आय जुटाना मानते थे और उनकी यह धारणा थी कि करों को व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि लोगों के कम से कम आक्रोश और त्याग के सरकार को अधिकतम आय प्राप्त हो सके। मीन्स इस सिद्धांत में करों के न्याय संगत वितरण पर अधिक ध्यान न देकर केवल कम से कम विरोध से अधिकाधिक आय प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया और यह सिद्धांत केवल विदेशी शासन में ही संभव है। जैसे आधुनिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में करारोपण से अधिकाधिक आय जुटाने का यह सिद्धांत सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि करारोपण का भार निर्धनों पर डालने की प्रवृत्ति सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अनुपयुक्त है और इस सिद्धांत से करारोपण में राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण में कमी की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सिद्धांत अव्यवहारिक और अवांछनीय माना जाता है। सेवा लागत सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकों से कर वसूली सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा की लागत के तुल्य होनी चाहिए। जैसे प्रोफेसर ब्यूहलर के अनुसार अनेक लेखकों का सुझाव है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया जाना चाहिए। वह भी शायद इस आधार पर कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं को चुनने या रद्द करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति सरकारी सेवा का कोई उपयोग नहीं करता, कोई उपभोग नहीं करता, उससे कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत से स्पष्ट है कि कर सरकार की सेवा की लागत के तुल्य होना चाहिए। तटस्थता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों पर कर इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए कि करदाता की आर्थिक स्थिति यथावत बनी रहे और आय की असमानताएं उसी रूप में विद्यमान रहे। मीन्स यह सिद्धांत तीव्र प्रगतिशील करारोपण को महत्व देता है तथा समान त्याग, समानुपातिक त्याग और न्यूनतम त्याग के सिद्धांतों को सम्मिलित करने का सुझाव देता है। लेकिन इस सिद्धांत के लागू करने में बचतों के हतोत्साहित होने से पूंजी निर्माण में कमी होगी और गरीबों और धनिकों का त्याग बढ़ने से समाज के आर्थिक कल्याण में कमी तथा आर्थिक विषमता के बढ़ने से वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। लाभ का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कर भार के वितरण को न्याय संगत बनाने हेतु ये आवश्यक है कि करदाताओं से करों के रूप में वसूल की जाने वाली राशि उनके द्वारा सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात में हो। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से मिलने वाले लाभ के बराबर करों का अंशदान होना चाहिए, ताकि जैसे को तैसा सिद्धांत
चरितार्थ हो सके। जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो सभी व्यक्तियों को उसका समान लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलता है और कुछ को उससे कम, और कुछ व्यक्तियों को बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता। तो ऐसी दशा में इस सिद्धांत के अनुसार करों का निर्धारण सार्वजनिक व्यय से लोगों को मिलने वाले लाभ के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी और सिद्धांत से। विशेष कर निर्धारण, लाइसेंस और अन्य स्थानीय करों में इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। डी मार्को का आय सिद्धांत। डी मार्को इटली के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और ये सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित है। यह सिद्धांत लाभ के सिद्धांत का ही एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी समावेश है। तो डी मार्को के अनुसार सरकार तथा नागरिकों के बीच एक विनिमय संबंध होता है। जहां राज्य कुछ सेवाओं का उत्पादक है, वहां नागरिक उसका उपभोक्ता। अतः सरकारी सेवाएं देश के नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है। तो इन सरकारी निजी सेवाओं से अप्रत्यक्ष रूप में उत्पादन और उपभोग दोनों क्या होते हैं, दोनों बढ़ते हैं, और देश के नागरिक इन सरकारी सेवाओं का उपभोग अपनी आय के अनुपात में करते हैं। अतः उनसे कर भी उनकी आय के अनुपात में ही वसूल किया जाना चाहिए। मीन्स अधिक आय वालों से अधिक कर और कम आय वालों से कम कर वसूल किया जाना चाहिए। इससे धनी व्यक्ति अधिक कर देगा और गरीब व्यक्ति कम कर देगा, और इस तरह से करों का निर्धारण आय के अनुपात में किया जाना चाहिए, डी मार्को के आय सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट है कर देय योग्यता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी करदान योग्यता के आधार पर कर देना चाहिए। जैसे अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ ने सबसे पहले ये बताया था कि प्रत्येक राज्य की जनता को राज्य की सहायता हेतु यथासंभव अपनी योग्यता के अनुपात में अंशदान करना चाहिए। मीन्स कर उस आय के अनुपात में देना चाहिए जो कि वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि धनिक वर्ग की कर देय योग्यता अधिक होने से उस पर अधिक कर, और निर्धन वर्ग की करदान योग्यता कम होने से उन पर कम कर लगाए जाने चाहिए या फिर उन्हें करों से मुक्त रखना चाहिए। तो ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा के अनुकूल है, जिसमें अधिक साधन संपन्न और धनी व्यक्तियों से अधिक कर और निर्धन व्यक्तियों से कम कर लिया जाता है। तो इस सिद्धांत में निर्धनों की अपेक्षा धनिकों से अधिक कर वसूलने पर जोर दिया जाता है, और इसी कारण से इसे उचित और न्याय संगत माना गया है कर देय योग्यता सिद्धांत को। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जो करदान योग्यता है उसकी माप या फिर उसका निर्धारण कैसे हो, उसके दो दृष्टिकोण है, एक तो भावात्मक दृष्टिकोण और दूसरा वस्तुगत दृष्टिकोण। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कर देय योग्यता की माप का भावात्मक दृष्टिकोण। जब व्यक्ति सरकारी करों का भुगतान करते हैं तो उन्हें करों के भुगतान में मानसिक कष्ट, असंतोष और असुविधाएं महसूस होती हैं। जैसे कर लगने से व्यक्ति का आय स्तर घटता है, या अप्रत्यक्ष करों से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उपभोग और रहन सहन के स्तर में गिरावट हो सकती है। ऐसे कष्टों या असुविधाओं की जानकारी प्राय हम व्यक्ति की कर के प्रति भावना, मानसिक स्थिति एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मोटे रूप में की जा सकती है। तो भावनात्मक दृष्टिकोण में कर के अच्छे या बुरे प्रभाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ नशीली वस्तुओं पर करारोपण से लोगों को त्याग तो अधिक करना पड़ता है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से ऐसा करारोपण सामाजिक कल्याण हेतु सर्वोत्तम होता है। जैसे शराब, गांजा, अफीम, भांग आदि नशीली वस्तुओं पर ऊंची दर से करारोपण से उनके उपभोग के आदि उपभोक्ताओं को कष्ट, त्याग और असुविधा तो बहुत अधिक होगी, लेकिन दूसरी ओर ऐसी वस्तुओं के उपभोग में कमी से क्या होगा, पैसा बचेगा, और उस पैसे का अन्य वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि से जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ नशीली वस्तुओं के उपभोग से उत्पन्न होने वाली सामाजिक बुराइयों को रोकने में मदद मिलेगी। मीन्स
भावनात्मक दृष्टिकोण के बजाय ऐसी वस्तुओं पर करारोपण में नैतिकता और सामाजिक कल्याण की धारणा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अब भावनात्मक दृष्टिकोण से करारोपण के मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है 3: समान त्याग का सिद्धांत, समानुपातिक त्याग का सिद्धांत और न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। तो हम देखते हैं सबसे पहले समान त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भावनात्मक दृष्टि से कर भार का वितरण तभी न्यायोचित होगा जब प्रत्येक व्यक्ति के लिए त्याग की मात्रा क्या हो? बराबर हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को कर के रूप में समान मात्रा में असुविधा महसूस हो। तो इसीलिए प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार समान त्याग के सिद्धांत के अनुसार करारोपण का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार इस प्रकार वितरित होना चाहिए कि प्रत्यक्ष वास्तविक भार सभी करदाताओं पर समान पड़े। जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि त्याग का संबंध मनुष्य की मानसिक स्थिति पर निर्भर होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर करारोपण से उत्पन्न त्याग अथवा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के त्याग की तुलना कठिन है। इसीलिए कर लगाते समय यदि आय को आधार मान लिया जाए तो त्याग की जानकारी हो सकती है। इसके लिए 3 परिस्थितियों का हमें देखना होगा, जैसे आय में तीव्र गति से वृद्धि। तो जब आय में तीव्र गति से वृद्धि होती है तो आय में उत्तरोत्तर वृद्धि पर आय की सीमांत उपयोगिता में भी तेजी से गिरावट आती है और बढ़ती आय पर समान त्याग प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील करारोपण की नीति अपनाना चाहिए। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देखते हैं कि OX अक्ष पर आय की मात्रा और OY अक्ष पर कर की दर को लिया गया है और इसमें T1, T2 और T3 जो रेखाएं वो क्या है? कर निर्धारण की दरें हैं। और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने से आय से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मीन्स T1, T2 और T3 में से किसी भी प्रगतिशील दर से करारोपण करने पर समान त्याग प्राप्त करना संभव होगा जो न्याय संगत रहेगा। आय में धीरे धीरे या फिर शनै शनै वृद्धि होना। यदि व्यक्ति की आय में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो आय से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में भी धीमी गति से कमी होगी। अतः करारोपण में त्याग की समानता प्राप्त करने हेतु समानुपातिक करारोपण की नीति अपनानी चाहिए। जैसे इस चित्र में T1, T2 और T3 क्या है? कर निर्धारण की दरें हैं और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे ही आय से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो T1, T2 और T3 में से किसी भी समानुपातिक दरों से करारोपण करने पर समान त्याग की प्राप्ति संभव होगी। थर्ड है, यदि आय में गिरावट हो रही हो। आय में गिरावट होने पर आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है और जैसे जैसे आय में कमी आती है वैसे वैसे आय की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होती जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिगामी करारोपण की नीति अपनाने पर ऊंची आय वाले कम दर से तथा नीची आय वाले ऊंची दर से कर चुकाकर समान त्याग की प्राप्ति कर सकेंगे। जैसा कि इस चित्र में T1, T2 और T3 कर निर्धारण की दरें हैं। तो जैसे जैसे आय में गिरावट आती है वैसे वैसे आय की सीमांत उपयोगिता में वृद्धि होती है और T1, T2 और T3 में से किसी भी प्रतिगामी दर से करारोपण करने पर समान त्याग की न्याय संगत अवधारणा को मूर्त रूप मिलेगा। अब है समानुपातिक त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों पर करारोपण से उत्पन्न त्याग करदाताओं के लिए उनकी आय के समानुपातिक होना चाहिए। मीन्स अधिक आय वाले करदाताओं से अधिक कर और कम आय वाले करदाताओं से कम कर लेना चाहिए। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत या फिर न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एजवर्थ तथा क्रावर ने किया है और प्रोफेसर डाल्टन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि कर का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि सब करदाताओं द्वारा जो कुछ त्याग किया जाए उसकी मात्रा कम से कम हो तथा सामाजिक लाभ भी अधिकतम हो। तो करारोपण का ये सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ही उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। मीन्स अधिक आय वाले करदाताओं से अधिक कर
और कम आय वाले करदाताओं से कम कर वसूल करने से कुल सामाजिक त्याग की मात्रा न्यूनतम हो सकती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक करदाता को कर के रूप में दी जाने वाली राशि से उतने ही त्याग की अनुभूति होनी चाहिए जितनी कि इस राशि के भुगतान करने पर दूसरे करदाता को अनुभूति होती है। तो इस कारण इसे समसीमांत त्याग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसे हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे 4 करदाता हैं अलग अलग आय वर्ग के A, B, C और D, और उनके द्वारा कर के रूप में चुकाए जाने वाले प्रत्येक 1 रुपये का सीमांत त्याग इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे यदि सरकार को करारोपण से 10 रुपये वसूल करना हो तो सम सीमांत त्याग के अनुसार करदाता A से 4 रुपये, B से 3 रुपये, C से 2 रुपये और D से 1 रुपये की वसूली करने पर सभी चारों करदाताओं का सीमांत त्याग किसके बराबर होगा? 40 के बराबर है। यही नहीं, करारोपण की इस व्यवस्था में कुल सीमांत त्याग भी न्यूनतम है। यदि भी करारोपण में इस सिद्धांत का पालन न हो तो कुल सीमांत त्याग बढ़ता जाएगा। इसे हम रेखाचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे OX अक्ष पर विभिन्न आय वर्ग और OY अक्ष पर विभिन्न आय स्तर दर्शाए गए। इसमें 50,000 रुपये की निश्चित सीमा रेखा के ऊपर A, B, C और D आय वर्ग के लोगों पर प्रगतिशील दर से करारोपण किया जाएगा, जबकि 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले E, F और G आय वर्ग को कर मुक्त रखा जाएगा। तो रेखा चित्र में जैसा कि ST रेखा जो करारोपण के बाद छोड़ी गई सर्वाधिक आय दिखाती है, वह क्या है? एक क्षैतिजीय रेखा न होकर बाएं से दाएं ओर झुकी हुई है। यदि ये रेखा सीधी होती तो उच्च आय वर्ग वालों को आय अर्जित करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती, लेकिन ST रेखा बाएं से दाईं ओर झुकी होने से उच्च आय वर्ग के करदाताओं के पास करारोपण के पश्चात भी कम आय वर्ग के लोगों की अपेक्षा कुछ अधिक आय शेष बचने से आय का अंतर उनकी आय अर्जित करने की प्रेरणा को बढ़ावा देगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि धनी वर्ग पर करारोपण तब तक किया जाना न्याय संगत है जब तक कि धनी वर्ग के द्वारा चुकाए जाने वाले कर की मौद्रिक इकाई का सीमांत त्याग निर्धन वर्ग के सीमांत त्याग के बराबर नहीं हो जाता। थैंक यू।